Hello students, class 11th accountancy chapter 20 financial statement without adjustment excluding adjustment ये कर लेते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। An old machinery is purchased, एक ओल्ड मशीनरी परचेस किया गया है फॉर रुपीज 10,000। Expenses on erection या installation of machine is rupees 1,000। ठीक, after this expense after this expense after this expenses on repair है, on repair of old machinery is rupees 7,000। repair account will be debited by rupees 7,000 B, rupees 8,000 C, rupees 11,000 D, rupees 18,000। बोलिए। क्या होगा इसका आंसर? कितना से जो है वो डेबिट करेंगे रिपेयर अकाउंट को, ये पूछ रहा है। ओल्ड मशीनरी परचेस किया गया है 10,000 रुपए का। एक्सपेंस क्या गया है इसके रिलेशन पे 1,000, तो मशीन का कॉस्ट हो गया आपका 11,000। आफ्टर दिस ये सब करने के बाद एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीन आ गया। कहने का मतलब हो गया, इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि 10 और 1 खर्च किए हम मशीन को रनिंग कंडीशन में आने से पहले। ठीक है, नया पुराना मशीन खरीदते और पुराना मशीन पे जो भी खर्च करेंगे उससे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये 10,000 और 1,000 से कॉस्ट में मशीन का कॉस्ट हो गया, एक हो गया आपका 10,000 और इरेक्शन जो खर्च गया उसको इंस्टॉल करवाने में ये 1,000। तो मशीन का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया आपका 11,000 रुपये कॉस्ट जब मशीन खरीदे तब। आफ्टर दिस एक्सपेंस ये सब कुछ करने के बाद है ना, 11,000 करने के बाद कहता है एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ मशीन। अब मशीन काम करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, मशीन काम कर रहा है और कुछ समय के बाद क्या किया गया, किसका रिपेयर कराया गया। तो जब रिपेयर कराया गया तो देख, जब मशीन खरीदा गया था तो एंट्री क्या बनाएंगे, ये वाला जब खरीदा गया था तो एंट्री क्या बनेगा ये देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना मशीन का कॉस्ट है 11, दोनों को जोड़ करके 11,000 मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। रनिंग कंडीशन में आने से पहले जो भी उस पर खर्च किया गया उसे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11,000 मशीनरी टू कैश। अच्छा,
अगर एट ए टाइम कोई रिपेयर कराया गया होता, आफ्टर दिस, इसके बाद नहीं, इसके पहले ही, मतलब इसके साथ ही साथ कोई रिपेयर कराया होता, तो 11,000 कॉस्ट क्या बनता फिर मशीन का, 10,000, 1,000 इंस्टॉलेशन या इरेक्शन, और रिपेयर का 7,000। तो बताइए कॉस्ट क्या बनता मशीन का, मशीन का कॉस्ट बनता 18,000 रुपये। क्या बनता टोटल मिला के 18,000। अगर इमीडिएट रिपेयर किया जाता तो खरीदने के बाद, तो यहाँ कितना करते 18,000, 18,000 ये कॉस्ट होगा मशीन का, तो 18,000 से ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, 7,000 का रिपेयर तुरंत नहीं कराया गया, ये सब 11,000 खर्च किया गया, तो मशीन का कॉस्ट हुआ 11, हम यहाँ लिखेंगे 11। मशीन काम करने के बाद मशीन पे खर्च किया गया 7,000 रुपये, उसके रिपेयर के, तो रनिंग कंडीशन के बाद में किया गया, तो ये अब मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये एक्सपेंस हो गया आपका, तो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना रिपेयर में कराया गया, 7,000, 7,000 ये हो गया। तो डेबिट कितना से करेंगे, 7,000 से रिपेयर को डेबिट करेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, ओल्ड मशीन के रिपेयर में मशीन जो है 7,000 का जो रिपेयर कर रहा है, तो रिपेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 7,000 रुपये, इसके कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो क्या था, आफ्टर दिस एक्सपेंस, ये सब करने के बाद जब मशीन चलना शुरू हो गया, तब 7,000 रुपये खर्चा किए, तो रिपेयर टू कैश जाएगा, ये एसेट में आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब मशीन में कभी भी रिपेयर करा जाएगा, वो रिपेयर के नाम से ही डेबिट होगा। अब ये आपका मशीन का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये आपका रिपेयर के नाम से डेबिट होगा, रिपेयर के नाम से 7,000 जाएगा। ये तो 8,000 तो लिखिएगा नहीं है ना, 8,000 तो होगा नहीं, 11,000। ये तो अगर ये पूछता कि मशीन का कॉस्ट करने में क्या जनरली डेबिट किए थे, तो ये 11,000 होता। तो रिपेयर का पूछा है आपको, रिपेयर का पूछा है, तो रिपेयर का पूछा है तो 7,000 से डेबिट करेंगे। अगर मतलब मशीनरी की कॉस्ट को कितने से डेबिट करेंगे, तो 11,000 से डेबिट करेंगे, ये तो गलत हो गया। अच्छा, 18,000 तो होगा ही नहीं, 18,000 तब होता जब सब एक साथ होता खर्चा रनिंग कंडीशन में, तब 18,000 से डेबिट करते हैं। यहाँ पे 18,000 अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो तब हम करते हैं। जब रिपेयर इमीडिएट रिपेयर कराते तो 8,000 भी जोड़ते, तो यहाँ 18,000 होता, तो मशीनरी टू कैश 18,000 होता। तो 18,000 फिर भी किसको डेबिट करते हैं, मशीन अकाउंट को डेबिट करते हैं, यहाँ तो रिपेयर पूछ रहा है, तो ये भी तो गलत ही हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत। तो रिपेयर अकाउंट आपका डेबिट 7,000। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितना समझ में आएगा उतना ही अभी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे अपनी तरफ से। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप और raw materials appearing in the trial balance if it होना चाहिए, it shown on the credit side of A, trading account B, manufacturing account
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डी none of this। बोलो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल को जो बेचा गया है वो अपेयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो कहाँ दिखेगा? देखिए, तो आपका रॉ मटेरियल का स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब जो बचा कुचा सामान हो गया है जिसका फिलहाल कोई इस्तेमाल उतरा नहीं है, उसको क्या किया गया? स्क्रैप को बेच दिया गया। और रॉ मटेरियल का है तो अपेयरिंग इन दी ट्रायल बैलेंस है, वो कहाँ शो करेंगे? तो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, इसके पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कि मैन्युफैक्चरिंग का टोटल कितना है। देखिए हम यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्क्रैप बेचे हैं, तो किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, है ना। उसको सेल किए हैं स्क्रैप को, वो किसका इनकम होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ही होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का भी नहीं है क्योंकि इसमें जितना भी सेल करते हैं, है ना, टोटल सेल कितना किए, ये सब कुछ आपका पार्ट है ट्रेडिंग का। ओपनिंग स्टॉक, आपका ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसमें आता है आपका नेट परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसमें, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट कहाँ से आता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। अब रॉ मटेरियल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनता है आपका, वो जो आपका बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे, और उसमें इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल, और उसको बेचने से कोई इनकम होगा तो वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको एज अ इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस में तो जितना आपका ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग है वो सारा इसमें होता है ना, और नॉन ऑफ दिस में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से कंसर्न है? मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। bonus given to employees is recording in here, recorded in कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बोनस गिवन टू एम्प्लॉयज रिकॉर्डेड इन, एम्प्लॉय को दे रहे हैं। अब एम्प्लॉय को कुछ भी दिए, है ना, एम्प्लॉय को हम कुछ भी देते हैं
वो उसके सैलरी का हिस्सा है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो एम्प्लॉय को हम खाना भी खिला दिए, इनडायरेक्टली कुछ दे भी दिए, तो भी वो उसके सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? देखिए, जो इनकम टैक्स बना हुआ है वो इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग बहुत तरीके से उस लॉ में कमी को खोजते हैं, है ना। तो एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देता है वो उसके सैलरी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो कुछ भी देता है, ये उसका सैलरी क्यों? अच्छा, सैलरी पे लगता है जो कमाया, अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस पर लग जाएगा टैक्स, ठीक। अगर टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉय क्या कहेगा कि सर आप जो है हमको मान लो कि सैलरी देते हैं महीने का 1 लाख रुपए, और 1 लाख का हम करेंगे क्या? 1 लाख में इस महीना हमको सोफा सेट खरीदना है, टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदना है, ये सब कुछ कीमत लगभग 1 लाख का पड़ेगा। तो आप हमको 1 लाख रुपया मत दीजिए, आप हमको क्या दे दीजिए, तो सोफा सेट दे दीजिए, आप हमको टीवी दे दीजिए, आप हमको वॉशिंग मशीन दे दीजिए, ये सारा चीज़ आप हमको दे दीजिए 1 लाख रुपए का, और कैश मत दीजिए। वो हर बार एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में 60 लाख यही हो जाएगा। हर बार ये सैलरी ना देने की जगह पर सारा गुड्स या बोलिए कि एसेट या जो भी उसका ज़रूरत है वो दे देगा। गाड़ी देना है गाड़ी दे, तो तेल का पैसा दे, तो सैलरी तो मिलेगा ही नहीं इसको, तो फिर इनकम इसका कहाँ हुआ और इनकम टैक्स कैसे जमा करेगा? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया, अगर सोफा दिया, टीवी दिया, वॉशिंग मशीन दिया, ए टू कोई भी चीज दिया, बोनस भी दिया, तो वो क्या होगा, एक तरीके से उसके सैलरी का हिस्सा होगा। अगर फ्री में 10,000 रुपया भी दे दिया कि लो पकड़ो 10,000, वो भी उसका सैलरी में ऐड कर देगा। यानी कि एम्प्लॉयर जो कुछ भी अपने एम्प्लॉय को देगा उसको सैलरी में ऐड करना होगा। क्योंकि देखिए 1 लाख के बजाय एक सामान ले लेगा, बोलेगा हम टैक्स नहीं देंगे, ऐसा तो भारतवर्ष में अगर होने लगा तो बताइए कि फिर डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कैसे जनरेट होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? और फिर जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो डैम, ब्रिज, है ना, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है, जो डेवलपमेंट होना है कंट्री का, साथ में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का भी जो डेवलपमेंट होना है वो कैसे होगा? तो ज़रूरी है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट हो, और ये सब लोग जो कानून का फायदा ना उठा पाए तो जो कोई भी मिले वो उसके सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। तो अब क्या मिल रहा है? जो कुछ भी मिल रहा है, तो बोनस मिल रहा है, तो बोनस मिल रहा है एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी खर्च है। अगर खर्च है तो एम्प्लॉय का जो सैलरी वगैरह दिया जाता है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे प्रोविजन बनाते हैं उस तरह से। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक आपका ट्रेडिंग हो गया ऊपर वाला, और कहाँ दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस ये लिखा जाएगा बोनस को। तो क्या होता है कि कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो सैलरी दे रहे हैं, उस तरीके से बोनस जैसे कि एक बार पैसा इकट्ठा करके कुछ दिया गया अपना अच्छे काम करने के लिए, है ना, साल में एक बार किसी समय पे उसको बोनस दिया जाता है, तो एम्प्लॉय को ही दे रहे हैं ना, तो वो एक तरह से जैसे सैलरी हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट लॉस में, से बोनस भी डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग में नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पर होगा, है ना। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? यहाँ ये तो नेट प्रॉफिट के बाद बनता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया, ये हो गया ऑनर का, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है पार्टनर्स के बीच में। इन केस ऑफ पार्टनरशिप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो ये तो यहाँ नहीं होगा, सैलरी को हम दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑनर को प्रॉफिट बांटने के लिए करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो स्टाफ है मेरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बी आपका ऑप्शन सही होगा।
चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। ये तो हम पढ़ाई करा चुके हैं। प्रोविजंस आर ए appropriation of profits, B charge on profit है, charge इसको लिखिए अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा ये प्रोविजन। सी बोथ और डी नन ऑफ दिस। तो प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से नहीं, प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी हम इसको चार्ज करते हैं, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट ना भी हो, अगेंस्ट हो, लॉस भी हो, फिर भी हम इसको चार्ज करेंगे, इसीलिए चार्ज ऑन प्रॉफिट ना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बी नंबर आपका करेक्ट होगा। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तो चार्ज करेंगे, नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो भी चार्ज करेंगे और अगेंस्ट यानी लॉस होगा तो भी चार्ज करेंगे, तो वो कहलाता है आपका प्रोविजन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हो गया है, हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से जो है हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।